नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल जिसका टाइटल है शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। जब भी कोई जदाद ख़रीद करें, अगर आपने कोई जदाद ख़रीद करनी है तो सबसे पहले आपने उस जदाद के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। अगर जिस शख्स से आप जदाद ख़रीद रहे हैं, अगर उसके पास रजिस्टर्ड बैनामा है तो आपने रजिस्ट्रार के पास जाकर ये चेक करना है कि उस पर कोई स्टे तो नहीं किसी कोर्ट की तरफ से, या पटवारी के पास भी जाकर चेक करना है कि वहाँ भी किसी स्टे का इंदराज तो नहीं उस जदाद की फ़रोख्त के बारे में। मज़ीद ये भी आपने देखना है कि उस जदाद की बाबत किसी भी अदालत में कोई मुकदमा तो ज़ेर समाअत नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ बात होगी तो फिर आपने वो जदाद नहीं ख़रीदनी, क्योंकि बाद में फिर आप मुकदमात बाज़ों का साल चलते हैं, आप मुकदमात का शिकार हो सकते हैं और आपको शदीद मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। मज़ीद आपने ये भी देखना है, आपको चाहिए कि जिस शख्स से आप जदाद ख़रीद रहे हैं, अगर वो आदमी है तो उसका निकाह नामा देखें कि कहीं उसने वही जदाद अपनी बीवी को हक़ुल महर में तो नहीं लिख कर दी हुई। अगर कोई ऐसी बात होगी तो फिर भी आपको मुस्तक़बिल में परेशानी हो सकती है। अक्सर लोग ये फ्रॉड धोखाधड़ी करते हैं कि जदाद बीवी को लिख कर दे देते हैं और उसके बाद वही जदाद फ़रोख्त कर देते हैं। फिर बाद में जब अपनी ही बीवी की तरफ से खुद ही मुकदमा दायर करवा देते हैं ख़रीद कुरिंदा के ख़िलाफ़, तो ये धोखाधड़ी भी पाकिस्तान में होती है। तो आपने ये भी चेक करना है। लोग तो जब जिन्होंने फ्रॉड करना हो तो वो तो निकाह में नाम भी लिखा हो तो बाद में भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं हक़ महर का और उसकी तरफ से केस करवा देते हैं। तो इस चीज़ की भी आप लोगों ने एहतियात ज़रूरी है। मज़ीद जायदाद अगर ऐसी है जिस पर शुफ़े का मुकदमा हो सकता है तो उस ऐसी जायदाद भी ख़रीदने से इज्तनाब करें, क्योंकि मुकदमाबाजी की सूरत में आपको फिर मसाइल का शिकार हो सकते हैं। फिर एक और चीज़ जो बुनियादी तौर पर देखनी ज़रूरी है वो ये है कि जायदाद का कब्ज़ा जो है वो मालिक के पास है या नहीं। अगर आप जो जदाद ख़रीद रहे हैं वो मालिक के पास उसका मुकम्मल कब्ज़ा होना चाहिए। अगर वो उसने जदाद किराए पे दी हुई है तब भी आप जदाद मत लें जब तक वो किराएदार को बेदखल ना करवा ले और कब्ज़ा वापस हासिल ना कर ले। इसके अलावा हमेशा कोशिश करें कि असल मालिक से जदाद लें, मुख्तार आम से जदाद ना ख़रीदें, क्योंकि मुख्तार आम से जदाद ख़रीदने की सूरत में कल को किसी भी वक्त मालिक जो है जदाद का असल मालिक वो मुकदमा दायर कर सकता है इस चीज़ का कि मैंने मुख्तार आम को मुकर्रर ही नहीं किया था। या ये भी हो सकता है कि उसने मुख्तार आम का अब्ताल करवा दिया हो, मनसूख करवा दिया हो, लेकिन मुख्तार आम को इस बात का इल्म ना हो या इल्म हो और वो जानबूझ के मुख्तार आम को इस्तेमाल करे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुख्तार आम देने वाला वफात पा जाता है लेकिन मुख्तार आम जिसके नाम होता है वो जदाद फ़रोख्त कर देता है। उस सूरत में कल को किसी भी वक्त ये बात साबित होती है कि मुख्तार आम के इस्तेमाल के वक्त असल मालिक वफात पा चुका था तो तमाम रजिस्टर्ड बैनामा कल अदम करार पाएगा, क्योंकि जैसे ही किसी की डेथ होती है उसका मुख्तार आम खुद ब खुद जो है वो मनसूख हो जाता है। इसके अलावा एक और भी कबाहत है मुख्तार आम में कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में करार दिया कि अगर कोई शख्स बज़रिया मुख्तार आम जदाद फ़रोख्त करेगा और कल को मालिक चैलेंज करता है तो मुख्तार आम को ये साबित करना होगा कि जो फ़रोख्त करिंदा था, जो मालिक था, वो या तो पाकिस्तान में नहीं था या इस कदर शदीद बीमार था कि वो जदाद बैनामा ख़ुद दूसरे पार्टी के नाम करने की पोजीशन में नहीं था। अगर असल मालिक ज़िंदा है, सेहतमंद है, तो तब मुख्तार आम की हैसियत जो है वो मशकूक होगी। सो हमेशा कोशिश करें कि मुख्तार आम के ज़रिए प्रॉपर्टी ना ख़रीदें। अगर प्रॉपर्टी मुख्तार आम के ज़रिए ख़रीदनी भी पड़े तो तब इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि असल मालिक ज़िंदा है, असल मालिक ने मुख्तार आम का अब्ताल नहीं करवाया और असल मालिक की इस रजिस्टर्ड बैनामा में रजामंदी शामिल है।
مزید سپریم کورٹ نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ مختار عام جائیداد جو ہے اپنے کسی قریبی عزیز کے نام نہیں کر سکتا. یہاں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جب جائیداد خریدیں تو کوشش کریں کہ جائیداد کسی خاتون سے نہ خریدیں، کیونکہ قانون ہمارا خاتون کو تحفظ دیتا ہے. خاتون اگر بدنیت ہو جائے یا بے ایمان ہو جائے، وہ آ کے ایک مقدمہ دائر کرے کہ جی میں ان پڑھ اور پردہ نشین لیڈی ہوں اور یہ جو جائیداد ہے میں نے ٹرانسفر نہیں کی، دھوکہ دہی سے کرائی گئی ہے، تو تمام برڈن جو ہے وہ خریدار پر آ جائے گا کہ وہ ثابت کرے کہ خاتون کی مرضی شامل تھی اور اس نے رضامندی سے یہ جائیداد اس کے نام کی اور اس نے پیسے بھی وصول کیے. اکثر کیسز میں خواتین کی حق میں عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں سادہ لوگ خواتین کے ساتھ لوگ دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر مجبوری میں خاتون سے جائیداد خریدنی بھی ہو، تب اس جو معاہدہ ہو آپ کا، اس میں اس خاتون کے بھائی، والد یا شوہر کو گواہ رکھیں. اس کے علاوہ کوئی بھی معاہدہ کسی سے کریں، اس میں کم از کم معاہدہ بیع میں اپنے 2 گواہ ایسے ضرور رکھیں جو آپ کے حق میں کل کو گواہی دے سکیں اور وہ مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط کر کے ہم مستقبل میں بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ www.snalassociate.com یا ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/slassociate یا ہمارے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے پاکستانی بھائی ہیں یا جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کو آسان الفاظ میں ان کو قانونی حقوق کے بارے میں آگاہی دے سکوں. آپ لوگوں کا شکریہ.